वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं रेट लेवल सेकंड 2012 के क्वेश्चन पेपर के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नंबर 14 टू 30 तक। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आज हम कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई के बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन क्रमशः है। तो आपको दिया गया है बेलन की जो त्रिज्या है आर है और ऊंचाई एच है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का फॉर्मूला आपको बताना है। तो देखिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, और आयतन के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी। देखिए 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच ये पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया और पाई आर स्क्वायर एच इसका आयतन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सी दशा दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी कि ये जो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं इनमें से चार में से कोई तीन ऑप्शन त्रिभुज को सर्वांगसम करने के लिए पर्याप्त हैं और एक पर्याप्त नहीं है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि दो त्रिभुजों को सर्वांगसम करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं आपस में समान हो। तो अगर कोई भी दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं आपस में समान होती हैं तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, और इस नियम को हम लोग कहते हैं एस सर्वांगक्षमता नियम। अगर दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो तब भी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, और इस नियम को हम लोग कहते हैं एस सर्वांगक्षमता नियम। तीसरा आपके पास है दो कोण और उनके बीच की भुजा बराबर हो। तो अगर दो कोण और उनके बीच की भुजा बराबर होती है तब भी त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, और इस नियम को आप लोग कहते हैं ए सर्वांगक्षमता नियम। इसके बाद चौथा ऑप्शन आपका है तीनों कोण बराबर हों। तो अगर जब भी तीनों कोण बराबर हों तो फिर जरूरी नहीं है कि त्रिभुज सर्वांगसम हो भी सकता है, लेकिन तीन कोणों को देख करके हम नहीं बता सकते कि तीनों कोण बराबर है इसलिए त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो यहाँ जो चौथा ऑप्शन है ये इससे हम लोग नहीं बता सकते कि त्रिभुज सर्वांगसम होंगे या नहीं। तो पर्याप्त नहीं है, कौन सा ऑप्शन पर्याप्त नहीं है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास में देखो ये चिन्ह दिया गया, आपको बताना है इस चिन्ह को हम लोग क्या कौन सा चिन्ह कहते हैं। तो आप इस चिन्ह को कहते हैं टेली चिन्ह। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आयत चित्र प्रदर्शित करता है। तो आयत चित्र रिप्रेजेंट करता है हमेशा सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन को। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, आयत चित्र सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए ही बनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 ये जो आंकड़े आपको दिए गए हैं इन आंकड़ों के लिए बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। तो इन आंकड़ों के लिए हमें बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। तो देखिए बारंबारता बंटन सारणी हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, यहाँ से एक तरफ स्कोर लिख दिया, दूसरा बारंबारता लिख रहे हैं आप लोग, स्कोर यहाँ से लिख दिए, यहाँ पर जो थे 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। ठीक है, अब बारंबारता कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले 2 है, तो देखिए इन आंकड़ों में 2 कितने बार आ रहे हैं, तो 1 2 और 3। तो 2 कितने बार आ रहा है, 3 बार, इसलिए 2 की बारंबारता हो गई 3। इसके बाद में हम लोग देखें 3 को, तो 3 में इसमें आ रहा है 1 और 2 बार, इसलिए 3 की बारंबारता आपके पास में बनेगी 2। इसके बाद में 4 को देखिएगा, तो 4 इसमें है ही नहीं, इसका मतलब 4 की बारंबारता 0। 5 इसमें केवल एक ही बार है, इसलिए 5 की बारंबारता 1। 6 इसमें केवल एक ही बार है, इसलिए 6 की बारंबारता 1। 7 इसमें केवल एक ही बार है, तो 7 की बारंबारता 1। 8 इसमें है ही नहीं, इसलिए 8 की बारंबारता हो गई 0। 9 इसमें एक ही बार है, इसलिए 9 की बारंबारता हो गई 1। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सबकी बारंबारता चेक करते हैं। तो आपने देखा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 विद्यार्थियों का एक समूह गर्मियों की छुट्टियों में गया और विभिन्न प्रकार की गतिविधियां की जो कि निम्न चित्र द्वारा प्रदर्शित है। सांख्यिकी में इस प्रकार से आंकड़ों के प्रदर्शन को क्या कहते हैं। तो जो आंकड़े हैं वो आपको इस चित्र में दे दिए गए हैं। कुछ विद्यार्थी हैं जो कि घोड़े पर सवारी करते हैं, कुछ नृत्य करते हैं, कुछ विद्यार्थी कला दिखाते हैं, कोई साइकिल चलाते हैं तो कोई नाव चलाते हैं। ये विद्यार्थियों की गतिविधियां आपको इस चित्र में दी गई हैं। तो इस चित्र को हम सांख्यिकी में क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा वृत्त के अंदर आप जब भी आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं तो उसको आप लोग कहते हैं पाई चित्र। ठीक है, जब भी आंकड़ों को वृत्त में प्रदर्शित करते हैं तो ऐसे चित्र को फिर हम लोग क्या कहेंगे, पाई चित्र।
सेकंड है क्वेश्चन नंबर 20, अवर्गीकृत आंकड़ों का बराबर चौड़ाई, भिन्न ऊंचाई और बराबर दूरी पर स्थित स्तंभों द्वारा प्रदर्शित करने का तरीका कहलाता है। तो देखिएगा, अवर्गीकृत आंकड़ों को किसके द्वारा रिप्रेजेंट करें? बराबर चौड़ाई, भिन्न ऊंचाई और बराबर दूरी पर स्थित स्तंभों के द्वारा। इस प्रकार से स्तंभ, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार के स्तंभ आप लोग बना रहे हैं। तो इस प्रकार से स्तंभों के द्वारा जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इस चित्र को हम लोग क्या कहेंगे? अब ध्यान देना भाई, ये वाला जो चित्र है, ऐसा चित्र अगर आप अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए बना रहे हो तो अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए बनाओगे तो आप इसको कहेंगे दंड चित्र। और ध्यान देना, इसी क्वेश्चन में अगर आपको यहाँ पर इस अवर्गीकृत के स्थान पर अगर बोल दिया जाता कि वर्गीकृत आंकड़ों को, तो वर्गीकृत आंकड़ों को इस प्रकार से स्तंभों के द्वारा जब रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर उसको आप लोग कहेंगे आयत चित्र। तो यहाँ पर कौन सा था? अवर्गीकृत आंकड़े, इसलिए अवर्गीकृत आंकड़े हैं तो कौन सा कहोगे? दंड चित्र। तो यहाँ से देखिए 3 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके पास में, तीनों पता होना चाहिए। वृत्त के द्वारा रिप्रेजेंट करोगे तो पाई चित्र, दंड के और इस प्रकार से स्तंभों से जब रिप्रेजेंट करेंगे आप लोग तब या तो उसको दंड चित्र कहोगे या आयत चित्र कहोगे। अब दंड चित्र तो कहेंगे जब आंकड़े अवर्गीकृत हों, और अगर आंकड़े वर्गीकृत हों तो फिर हम इसको कहेंगे आयत चित्र। ठीक है, तो यहां पर आंकड़े अवर्गीकृत थे इसलिए आप इसको क्या कहोगे? दंड चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है, यह कथन किसका है? तो ये जो स्टेटमेंट है ये गैलीलियो का है। नेक्स्ट, प्रोफेसर शुल्टजे के अनुसार गणित पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य है मानसिक शक्ति का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते, यह कथन किसका है? यह स्टेटमेंट है प्लेटो का। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, आगमन विधि निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है? तो आगमन विधि जो है यह प्रयोग में ली जाती है सूत्र स्थापित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, खेल विधि के जन्मदाता है। तो यहाँ जो ऑप्शन है फ्रोबेल, डाल्टन, मॉन्टेसरी और सिगमंड फ्रायड, ये 4 ऑप्शन गलत होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पास में आ जाता है तो इसको रद्द कर दिया जाता है। ये 4 ऑप्शन गलत है। इसका जो राइट आंसर है खेल विधि के जन्मदाता वो आपके पास में है हेनरी केल्विन कुक। तो ये है खेल विधि का जन्मदाता हेनरी केल्विन कुक, राइट आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 26, गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि यह विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक होता है, तर्कात्मक सोच को भी विकसित करता है और व्यावहारिक जीवन में उपयोगी भी है, इसलिए इसमें आंसर होगा आपका इनमें से सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो यहाँ गणितीय सूत्रों का, गणितीय संकेतों का, गणितीय संख्याओं का, इनका किसी का भी प्रयोग गणितीय भाषा में नहीं किया जाता। तो ऑप्शन आपके पास में जाएगा डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, खेल के दौरान राम 4 तीलियों से एक चतुर्भुज बना रहा है और कॉपी में निम्न सारणी बनाता है। सारणी इस प्रकार से बनाता है, चतुर्भुजों की संख्या और फिर तीलियों की संख्या। तो उसकी इस प्रक्रिया से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम लोग? देखिएगा, वो खेल भी रहा है और खेल के साथ में गणित भी कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपके पास हो जाएगा राम खेल के साथ गणित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, तो देखिए क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है मंदबुद्धि बच्चों के लिए भी, पिछड़े बच्चों के लिए भी और सामान्य बच्चों के लिए भी। तो इसका जो राइट आंसर है इनमें से सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, गणित की अच्छे पाठ्य पुस्तक के चयन के समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो देखो, गणित के अच्छे पाठ्य पुस्तक का मतलब होगा उसमें पहले तो पर्याप्त मात्रा में एग्जाम्पल होने चाहिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा सा क्लियर हो सके। उसके बाद में फिर प्रश्नावली में भी क्वेश्चन अच्छी मात्रा में होने चाहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो सके। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा बी, पर्याप्त मात्रा में उदाहरण होने चाहिए और प्रश्नावली में प्रश्न होने चाहिए।